हेलो एवरीवन, एफडी क्लास में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है 3000 एमसीक्यू सीरीज का जो सेशन चल रहा है, जिसमें से आज तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास जिसमें आज देखेंगे 50 क्वेश्चन। तो डेली 50 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज के क्लास भी सामान्य साइंस से सामान्य विज्ञान से जो 50 एमसीक्यू है आपको कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी सेशन कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्लास हमारा है, पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार पत्र ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला? तो किसके निगमन के लिए मिला? ऑप्शन देखेंगे, अपेक्षकता का सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम, और तीसरा क्या दिया है, तरंग द्वैध सिद्धांत के नियम, चौथा क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे, सभी को पता रहना चाहिए, बचपन से जानते आ रहे हैं। ठीक है, तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो कब मिला भाई, याद रखेंगे 1921 में। 1921 में। और किसके लिए मिला? तो इन्होंने जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज की थी। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज की थी। किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। तो इसी के संदर्भ में और इसी के लिए इसे क्या है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन देखेंगे, अभिक्रिया के ताप पर, दूसरा ऑप्शन देखेंगे उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, तीसरा क्या है, अभिकारकों को उत्पादों की भांति इस स्थिति पर, और लास्ट ऑप्शन में क्या है, चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर। तो क्या है आंसर? अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो ध्यान देंगे, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जो जितने भी हम एमसीक्यू करा रहे हैं, ये जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान खाली स्थान में पानी को विस्थापित कर देता है। क्या है आंसर? देखिए ऑप्शन ए में दिया है घनत्व, दूसरा में क्या दिया है, विशिष्ट गुरुत्व, तीसरा में दिया है द्रव्यमान, और चौथा में क्या दिया है, आयतन। क्या है आंसर? तो जब किसी पाषाण युक्त खंड को पानी में डुबोया जाता है तब वह समान खाली स्थान में पानी को विस्थापित कर देता है। तो पानी को विस्थापित कर देता है, क्या है आंसर? आयतन। ठीक है, आयतन है ना, समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है, समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश उल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, या ऊष्मीय ऊर्जा, या यांत्रिक ऊर्जा। क्या आएगा आंसर? तो जब प्रकाश उल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है तब किसका उत्पादन होता है? वैद्युत ऊर्जा का। किसका उत्पादन होता है भाई? वैद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहत चक्रिका दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? तो कौन सी प्रणाली है? चुंबकीय, प्रकाशीय, विद्युत यांत्रिकी। क्या आएगा, गेस करिए। एक सहत चक्रिका दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? कौन सी प्रणाली है? प्रकाशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, प्रकाशी। चक्रिका दत्त सामग्री भंडारण प्रकाशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? छोटी छवि, छोटी प्रतिबिंब बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। तो क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है उत्तल लेंस, और डी में क्या दिया है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सदा उस वस्तु की छोटी छवि कौन बनाता है भाई? उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण। यहां दर्पण कहां, कौन से ऑप्शन में दिया है? उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण जो है सदा उस वस्तु की छोटी छवि या छोटी प्रतिबिंब बनाता है जो उसके सामने रखी जाती है। ठीक है, आया समझ में? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो आप कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बुनाई के लिए, ऑप्शन बी वाद्य यंत्र के लिए, ऑप्शन सी आंख की शल्य क्रिया के लिए, ऑप्शन डी क्या दिया है? संचार सेवा के लिए। तो क्या है आंसर? देखिए ध्यान देना है, प्रकाशित तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? संचार सेवा के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी संचार सेवा के लिए जो है प्रकाशिक तंतु का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है ना? दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत पर क्या निर्मित होता है? कैमरा। ठीक है, कैमरा है ना। ऑप्शन में क्या कह दिया है? देखिए स्पेक्ट्रोस्कोप, सिनेमा, पेरिस्कोप और कैमरा भी दिया है। तो याद रखना है कि दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत पर जो है कैमरा कार्य करता है या कैमरा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसके या किसकी विविधता के कारण होते हैं? तो किसकी विविधता के कारण होते हैं? पहला तापमान, दूसरा ऑप्शन में दिया है दाब, तीसरा ऑप्शन में दिया है घनत्व, चौथे ऑप्शन में क्या दिया है? इनसे विकिरण। तो क्या आएगा? भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? किसकी विविधता के कारण होते हैं? तारों की जो चमक है या तारों के जो रंग है वो अलग अलग दिखाई देते हैं, तो किसके कारण होती है? तापमान के कारण। किसके कारण होता है? तापमान के कारण। ठीक है, दाब के कारण नहीं, घनत्व के कारण नहीं होता है, विकिरण के कारण नहीं होता है। यहाँ ऑप्शन में दिया है तापमान के कारण, क्योंकि तारे जो होती है, तारों का जो तापमान होता है सबका अलग अलग रहता है, इसीलिए ये जो है अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, आया समझ में? इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु है। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कह दिया है? 25 सेंटीमीटर से अधिक। क्या दिया पहला ऑप्शन? 25 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, या 25 सेंटीमीटर से कम, या अनंत। ठीक है, तो क्या है आंसर? दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या है? कौन सा है? 25 सेंटीमीटर से अधिक, है ना। कोई वस्तु हमें न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक ही दिखाई देती है। ठीक है, और इससे मतलब यह है कि दीर्घ दृष्टि या दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए अगर हम बात करें तो 25 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी गई है तो स्पष्ट रूप से उसे दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं। क्या होते हैं? 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होते हैं? ऑप्शन देखिए, द्विफोक्सी लेंस, बी में दिया है उत्तल लेंस, सी में क्या दिया है? अवतल लेंस, और डी में दिया है पोलराइज्ड। सभी को पता रहना चाहिए 3D फिल्म देखने के लिए चश्मे में क्या प्रयुक्त किए जाते हैं या क्या होता है चश्मे में। ठीक है, पोलराइज्ड। आया समझ में? पोलराइज्ड युक्त चश्मा होता है ना, जिसके द्वारा क्या है 3D फिल्म देखे जाते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्या आएगा? दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर क्या कार्य करता है या क्या निर्मित होता है? कैमरा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वह प्रकाशी उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ, है ना, दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, द्विनेत्री, या इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? किसी वस्तु अगर दूर में रखी गई है उसे आवर्धित कर या बड़े रूप में देखना है। ठीक है, ठीक है, या आवर्धन या आवर्धित रूप में देखना है तो किसका उपयोग किया जाता है भाई? किसका उपयोग किया जाता है? दूरबीन का। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? दूरबीन का। ऑप्शन नंबर ए दूरबीन। ठीक है, है समझ में? दूरबीन। चलिए अगला क्वेश्चन,
समुद्र में पानी के नीले होने का कारण सभी को पता रहना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कारण, ठीक है, समुद्र में पानी के नीले होने का कारण क्या है? जब अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर रंगों का अवशोषण होता है। दूसरा बी में ऑप्शन दिया है जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। तीसरा सी में दिया है समुद्र जल की अशुद्धता द्वारा नीले प्रकाश का परावर्तन। और उसके बाद दिया समुद्र जल द्वारा नीले आकाश का परावर्तन। तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? समुद्र में पानी के जो रंग होते हैं नीले होने का कारण यही है ना। पानी का जो रंग नीला दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है? जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसलिए समुद्र का पानी जो है नीला दिखाई देता है। आया समझ में? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, क्या कहलाती है? इरेजर, ग्रेजर, मेजर या लेंसर? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, क्या कहलाती है? याद रखेंगे, लेंसर। क्या कहलाती है? लेंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नोक्त में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग जो है बंद चूल्हे में किया जाता है? तो ऑप्शन पहला में दिया है एक्स किरणें, दूसरा में दिया है पराबैंगनी किरणें, तीसरा में क्या दिया है? सूक्ष्म तरंगे, और चौथा में दिया है रेडियो तरंगे। क्या आएगा? बंद चूल्हे में किसका उपयोग किया जाता है भाई? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी देने से, है ना, खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण होता है? किस कारण होता है ना? खुली शीशी रख देने से, सेंट की खुली शीशी रख देने से कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। ये होता है, फैलने की जो क्रिया है वो क्यों होता है? तो ऑप्शन देखें, वाष्पीकरण के कारण होता है क्या, या वाष्पन के कारण होता है, या विसरण के कारण होता है, या ऊर्ध्वपातन के कारण होता है? किसके कारण होता है? ये जो होती है वो होती है विसरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विसरण के कारण होती है कि सभी भागों में फैल जाती है ना। खुली रखी हुई सेंट की खुली शीशी रख देने पर, ठीक है, कमरे के किसी एक स्थान में रख देने पर वो कमरे के सभी भागों में जो है सेंट की खुशबू जो रहती है वो फैल जाती है। तो किसके कारण फैलती है? विसरण के कारण, है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है डेसिबल इकाई का प्रयोग? प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, या ध्वनि की तीव्रता के लिए, या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए? क्या आएगा आंसर? डेसिबल इकाई का प्रयोग जो किया जाता है वो ध्वनि की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो है ना, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, निम्नलिखित में से किन तरंगों को, है ना, किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से, याद रखेंगे, निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता है? प्रकाशीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, ऊष्मीय तरंगे, या विद्युत चुंबकीय तरंगे? क्या है आंसर? देखिए याद रखेंगे, प्रकाश तरंगे, ऊष्मीय तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तीनों तरंगे जो है निर्वात के माध्यम में संचरित किए जा सकते हैं। तीनों तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित किए जा सकते हैं, है ना, या संचरित हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्वनि तरंगे, याद रखेंगे, ध्वनि तरंगों को जो है निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता। वही पूछा है कि संचरित नहीं किया जा सकता, उसे बताना है। तो क्या है ऑप्शन? ध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि तरंगों को निर्वात के माध्यम में संचरित नहीं कराई जाती है, ठीक है, या नहीं संचारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल निम्न तरंग दैर्ध्य, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य, या केवल उच्च तरंग दैर्ध्य, या ऑप्शन डी में दे दिया है सभी तरंग दैर्ध्य? क्या आएगा? याद रखेंगे, ब्लैक बॉडी विकिरण
ब्लैक बॉडी विकिरण अवशोषित कर सकती है? तो सभी तरंगे, है ना, निम्न तरंग दैर्ध्य, मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य, उच्च तरंग दैर्ध्य, है ना, ये तीनों जो तरंग दैर्ध्य हैं वो ब्लैक बॉडी की विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता रखती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उसमें निम्नलिखित में से क्या चमकाता है? उसमें निम्नलिखित में से क्या चमकाता है? ऑप्शन देखिए, प्रकाश तरंगे, दूसरा दिया है सूक्ष्म तरंगे, तीसरा में दिया है रेडियो तरंगे, और चौथा में क्या दिया है? पर उच्च आवृत्ति तरंगे। तो क्या है आंसर? तो किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्म तरंगों का। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग जो है एक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी करते हैं, है ना। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, प्रयुक्त वायुमंडल के स्तर है, क्या है आंसर? रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर है वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, क्या आएगा? आयन मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल में जो है रेडियो तरंगों का संचरण, है ना, होता है। ठीक है, वायुमंडल के स्तर आयन मंडल में रेडियो तरंगों का संचरण किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और ठीक है, चलिए ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? निम्न तरंग दैर्ध्य, मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य, उच्च तरंग दैर्ध्य, तो तीनों, है ना, सभी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो संचार में प्रेशर एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन पहला देखिए, समताप मंडल पर, दूसरा क्या दिया है? ओजोन मंडल पर, और तीसरा में दिया है आयन मंडल पर, या चौथा में क्या दिया है? क्षोभ मंडल पर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि रेडियो संचार में प्रेशर एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंबित होता है। तो कहाँ होता है, कौन से स्तर पर होता है? वायुमंडल के आयन मंडल पर। ठीक है, आयन मंडल स्तर पर जो है रेडियो संचार में प्रेशर एंटीना द्वारा उत्सर्जित, ठीक है, हाँ, उत्सर्जित संकेत जो है प्रतिबिंबित होती है। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी पार्ट रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? परिवर्तित करती है आयन मंडल पर, या समताप मंडल पर, या मध्य मंडल पर, या इनमें से कोई नहीं? क्या है आंसर? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी पार्ट रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? क्वेश्चन है ना। तो क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर सी, मध्य मंडल पर, है ना, वायुमंडल के मध्य मंडल स्तर पर जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल की, है ना, रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है। तो कौन से स्तर पर? मध्य मंडल स्तर पर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है भाई? देखिए ऑप्शन पहला दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, वह डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करती है, वह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि करती है, या तीसरा ऑप्शन में दिया है, वह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है, और लास्ट डी ऑप्शन में दिया है, व्यक्ति बेड़े की भांति इस पर बैठ सकता है। तो क्या है आंसर? लाइफ जैकेट का सिद्धांत, लाइफ जैकेट का सिद्धांत वह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देते हैं, उसके आयतन में वृद्धि कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, है ना, लाइफ जैकेट का सिद्धांत, लाइफ जैकेट का सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत रहता है, या कौन सा बल कार्य करता है? ठीक है, या कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? उच्छेप, भार, द्रव्यमान, या ऑप्शन डी में दिया है ना, उच्छेप और भार, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है,
तो याद रखेंगे कि जब पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तब उस पर जो है उत्क्षेप और भार ये जो है दोनों कार्यरत रहता है ना, दोनों बल कार्यरत रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है। उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे क्या किया जाता है, निकाला जाता है ना। तो निकालने पर क्या होता है, ठीक है, एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है, क्या होता है, पारे के स्तर बढ़ने लगता है या पारे के स्तर घटने लगता है। ठीक है, क्या होता है, या पारे का स्तर अपरिवर्तित होता रहता है या बेलजार फट जाती है। तो क्या है आंसर, पारे का स्तर जो है घटने लगता है। ठीक है, पारे का स्तर घटने लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत पर लागू होता है। द्रव्यमान का संरक्षण, आवेग का संरक्षण या संवेग का संरक्षण या ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, सभी को पता रहना चाहिए क्योंकि 11th-12th में ये बहुत अच्छे से पढ़े हैं, है ना। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, तो पता रहना चाहिए संवेग का संरक्षण, है ना। रॉकेट की गति पर जो है संवेग का संरक्षण लागू रहता है। ठीक है, या सिद्धांत बोल सकते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल पता रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है संवेग का संरक्षण सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। विद्युत शक्ति, विद्युत विसर्जन या विद्युत क्षरण या विद्युत दाब, किसके द्वारा होती है। याद रखेंगे तड़ित जो है ना, तड़ित जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है, विद्युत विसर्जन के द्वारा, विद्युत विसर्जन के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं करते हैं, है ना, वे क्या कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अतिचालक कहलाते हैं या धात्विक चालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं या विद्युत रोधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं न्यून ताप पर नहीं करते हैं, वे कहलाते हैं अर्धचालक। वे क्या कहलाते हैं भाई, अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी। क्या आएगा, चांदी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चांदी जो है सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है, सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है जर्मन सिल्वर, जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक। क्या है आंसर, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल पूछा है, ध्यान देंगे। क्या है आंसर, जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, है ना। ये जो है सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है। ठीक है, जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगत, है ना, पारंगत होता है, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है। वह द्रुतगामी है, ऊर्जा की कमी या ऊर्जा की कम हानि होती है, वह सुरक्षित है, वह सस्ता है। क्या है आंसर, विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है, इसका क्या कारण है, इसका कारण है ऊर्जा की कम हानि होती है। ठीक है, जब ऊर्जा की कम हानि होती है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऊर्जा की कम हानि होती है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। चुंबकीय विद्युत प्रयुक्त किया जाता है, पराबैंगनी और रक्त किरण या सूक्ष्म तरंगे या मिलीमीटर तरंगे। पता रहना चाहिए कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है ना उपग्रह संचार के लिए। ठीक है, उपग्रह संचार के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण, है ना, विकिरण
प्रयुक्त किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगे विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयुक्त किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? विद्युत संचार के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान पर, ठीक है, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? याद रखेंगे, चुंबकीय यामोत्तर या भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो कोण होता है वो समक्रांतिक कोण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए समक्रांतिक कोण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओस तब पड़ती है, तो ओस कब पड़ती है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में दिया है आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। बी ऑप्शन में दिया है वायु पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत, ठीक है, वायु पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होती है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? रात में आकाश में बादल छा जाती है। या डी ऑप्शन में क्या दिया है? हवा इतनी शुष्क होती है जिसमें वर्षा नहीं होती है। तो यहां कारण ही बताना है, ठीक है, कि ओस कब पड़ती है। ओस कब पड़ती है भाई? ध्यान देंगे, आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है तब ओस पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो किसका लेप किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है जिंक का, ऑप्शन बी में दिया है निकेल का, ऑप्शन सी में क्या दिया है? क्रोमियम का, ऑप्शन डी में दिया है सल्फर का। तो किसका लेप लगाया जाता है या किसका लेप किया जाता है ना? लोहे पर ना, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड लोहा पर, है ना, या लोहा बनाने के लिए जो है लोहे पर किसका लेप लगाया जाता है? जिंक का। याद रखेंगे, जिंक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिंक का उपयोग किया जाता है। ये जो जितने भी एमसीक्यू आपको कराई जा रही है वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये जो एमसीक्यू तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, ठीक है, और अभी हम जो फोकस ले रहे हैं कि प्रयोगशाला परिचारक और तकनीशियन के लिए, ठीक है, तो उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है एमसीक्यू तैयार की जा रही है। और हमारा जो सीरीज चल रहा है 3000 एमसीक्यू का, ठीक है, हमारा जो सीरीज है 3000 एमसीक्यू का, जिसमें पर डे 50 एमसीक्यू कराई जाएगी। ठीक है, और ये बहुत जल्दी ही करेंगे क्योंकि आपको तैयारी अच्छे से कराना है, इसलिए हमारा ध्येय यही रहेगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हमारे तरफ से की जा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया समझ में। तो जिंक का लोहे पर जो लेप चढ़ाया जाता है वो जिंक का उपयोग किया जाता है। आया समझ में? जिंक का लेप चढ़ाया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया है? तो सभी को पता रहना चाहिए कि जब 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह, ठीक है, मौसम अनुसंधान उपग्रह को और क्या नाम दिया गया है? तो याद रखेंगे कल्पना 1, ठीक है, कल्पना 1 नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? पता रहना चाहिए। ठीक है, एक आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बढ़िया है ना, और आप ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज ने, या सर फ्रैंक विट्टल ने, या थॉमस सेब्री ने, या माइकल फैराडे ने? तो किसने किया था भाई? है ना, किसके द्वारा ये आविष्कार किया गया था? सर फ्रैंक विट्टल के द्वारा। ठीक है, सर फ्रैंक विट्टल के द्वारा जो है जेट इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो क्या है? जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत बताना है। सौर ऊर्जा है, या जल का विभव ऊर्जा, या जल की गतिज ऊर्जा, या जल की वैद्युत रासायनिक ऊर्जा? क्या है आंसर? तो पता रहना चाहिए, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, जो परम स्रोत है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? कोनो चक्र पर, या ओटो चक्र पर, या डीजल चक्र पर, या बाइल चक्र पर? तो बताएंगे क्या है आंसर। देखिए, ये जो है 4 स्ट्रोक पेट्रोल है ना, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो है किस पर आधारित होता है?
ओटो चक्र पर। याद रखेंगे ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पर जो है कौन आधारित होता है ना। तो ओटो चक्र पर ये जो है आधारित होता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का आदि प्रारूप जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायु सेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई, उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किस कारखानों में किया गया। तो किस कारखाने में किया गया था? कानपुर, बेंगलुरु, कोरापुट या नासिक। तो याद रखेंगे ये जो है ठीक है हिंदुस्तान के बेंगलोर कारखानों पे, ठीक है। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का आदि प्रारूप जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायु सेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई थी और उसका निर्माण हिंदुस्तान के एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, नॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर के कारखाने में किया गया है, ठीक है, याद रहेगा बेंगलोर में, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो किसे मापने के लिए किया जाता है? सभी को पता है कि पिग्नोमीटर का प्रयोग जो है किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व, सौर विकिरण की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता या उच्च तापमान। क्या है आंसर? तो याद रखेंगे पिग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग जो है घनत्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ना। पिग्नोमीटर घनत्व के मापन हेतु किया जाता है। पिग्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग जो है घनत्व मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार कोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उसमें क्या होता है? सड़क पर पानी स्थिर हो जाए या अत्यधिक यातायात हो जाए या रख रखाव ना हो। ऑप्शन डी में लास्ट में दिया है कि ढाल ना हो। तो क्या है आंसर? देखिए तार कोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है या विकृति, सड़क पर विकृति तब आती है जब क्या होता है? सड़क पर पानी जो है स्थिर हो जाती है या पानी जो है रुक जाती है, ठीक है। पानी सड़क पर भर जाती है तब ये जो है तार कोल वाली सड़कों पर क्या हो जाती है? टूट फूट हो जाती है या विकृति आ जाती है, ये बोल सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि क्या होता है? बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ ठोस होती है और पानी जो है तरल होती है। दूसरा क्या दिया है? बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होती है। तीसरा में क्या दिया है? बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत अधिक होता है। फिर डी ऑप्शन में दिया है बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना कि पानी का होता है। तो क्या है आंसर? बर्फ जो है, बर्फ को पानी में डालने से वो जो है तैरता हुआ नजर दिखाई, है ना, तैरता हुआ दिखाई देता है या तैरता है, ये बोल सकते हैं। तो ये क्यों होता है भाई? क्यों होता है? बर्फ का जो घनत्व होता है पानी से या पानी के अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है कि ज्यादा? क्या होता है ना, अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। तो बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है जिसके कारण जो है बर्फ पानी में तैरता है। आया समझ में? ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, है ना। और तेल की बूंदें जो है पानी में तैरती हुई नजर आती है तो ये भी इसी के कारण है, ठीक है, क्योंकि जो है ना तेल का जो घनत्व होता है वो अपेक्षाकृत, ठीक है ना, बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है ना। इसी प्रकार तेल का भी जो घनत्व होता है वो कम होता है जिसके कारण वो पानी में तैरता है। तो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान घटने के साथ, है ना, तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध क्या है ना, किसी वस्तु का प्रतिरोध तो घट जाता है या घटता जाता है या बढ़ता जाता है या परिवर्तित रहता है। ऑप्शन लास्ट में दिया है कि शुरू में घट जाता है और उसके बाद बढ़ जाता है। तो क्या है आंसर? तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का जो प्रतिरोध होता है वो घटते जाता है या बढ़ते जाता है, बताएंगे क्या आएगा? तो ये होता है, ठीक है, घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है या घटते जाता है। जब तापमान, है ना, तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का जो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध पूछा है तो याद रखेंगे जो प्रतिरोध है वो घटते जाता है ना। तापमान घटने के साथ साथ मतलब तापमान जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे जो प्रतिरोध होता है वो भी घटता चला जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। अंकी सिग्नल में किस प्रलेख को
कोड़न करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलिक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विकिरण है ना, जहां उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है। निम्नलिखित में से बताना है कि यह जो प्रक्रिया है वो कौन सी है और जो इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या है आंसर? सभी को पता है ये किसके लिए, किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? फैक्स के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया है कि फैक्स है ना, फैक्स है। जब क्या होता है कि अंकीय सिग्नल में किस प्रलेख, मतलब प्रलेख को, कोई भी प्रलेख को क्या किया जाता है, कोडन करने के लिए उसे टेलीफोन या टेलिक्स उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के, है ना, प्राप्तकर्ता के पास जब भेजा जा सकता है ना, भेजा जाता है, तब उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की प्रति तैयार की जाती है। यह जो क्रिया होती है, यह जो प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है? फैक्स में होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है ना, 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाता है? तो उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाएगा? 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने या 4 महीने? तो बताएंगे, ये जो होता है वो 8 महीने। ठीक है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाएगा? 8 महीने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? कब खर्च होता है? ऑप्शन एक बार देख लीजिए। ऑप्शन ए में दिया है उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन बी में दिया है कि चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, ऑप्शन सी में दिया है चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, या ऑप्शन डी में दिया है पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। तो क्या है आंसर? देखिए याद रखना है, जब क्या होता है पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने पर और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में ही क्या होता है, अधिकतम ईंधन खपत होती है। ठीक है, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होती है ये पूछा है, तो कब होती है? पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में जो है अधिकतम ईंधन की जरूरत पड़ती है या अधिकतम ईंधन की खपत होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में? चलिए आज की क्लास इतने ही। तो जिस तरह 50 MCQ डेली पर डे आपको कराई जा रही है, तो इसी तरह डेली ये कराई जाएगी। ठीक है, तो 3000 MCQ का सीरीज बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके रखिए, ताकि हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, थैंक यू।